लेटेस्ट कंसीडर, अब अपन सेकेंड लॉ का नेक्स्ट आगे का सेक्शन देख रहे हैं अपन। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं अपन कि लेटेस्ट कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड along a straight road to give it a speed of 1 meter per second which is sufficient to start its engine. If one or two persons give a sudden push to it, it hardly starts, but a continuous push over sometimes result in the gradual acceleration of the car to this speed. It means that the change of momentum of a car is not only determined by the magnitude of force but also by the time during the which the force is exerted, है ना। मतलब सिर्फ अपन फोर्स के मैग्नीट्यूड के कारण नहीं हो रहा है, ये टाइम भी तो स्पेंड हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। तो कहते हैं इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। ठीक है, तो अपन को सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो अपन कहते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों। तो अपन सिंपल क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद रखना है आप लोगों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए आएंगे आगे भी। ठीक है, इसमें अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी बताया गया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो देखो अपन को कहते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम is moving along a straight line b then initial velocity u, ठीक है, it is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of constant force f throughout the time t. इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी p1 mu हो जाएगा एंड फाइनल मोमेंटम p2 जिसको अपन mv से रिप्रेजेंट करेंगे रिस्पेक्टिवली। तो अपन कहते हैं द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपन क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, और यही अपना क्या है mv माइनस mu, m को कॉमन ले लिए तो v माइनस u आ गया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं, और टू अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो एम भी माइनस यू अपॉन में टी कह दिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के आएगा, और भी माइनस यू अपॉन में टी अपन ए कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन को एम ए आ गया, तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे ए इज इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन में टी कहते हैं, एक्सीलरेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, द क्वांटिटी के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन आर केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। The unit of force is so chosen that the value of the constant k becomes 1. For this, one unit of force is defined as the amount of that produces an acceleration of 1 meter per second square of an object of 1 kg mass, that is 1 unit of force is equals to अपन कह सकते हो 1 k इंटू में 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर, दस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1। तो इक्वेशन फर्स्ट से अपन कह सकते हैं F इज इक्वस टू एम ए। ठीक है, तो अपन कह देंगे द यूनिट ऑफ फोर्स इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, विच हैज़ अ सिंबल एन एंड सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and its acceleration। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको ध्यान में रखेंगे कि अपन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे आता है, तो वो चेंज इन मोमेंटम वाले रिलेशनशिप से आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन योर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो कहता है कि हैव यू नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल fielder in the ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball. In the doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0। उसको टाइम ड्यूरेशन मतलब बढ़ा देते हैं, इसीलिए अपन हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं।
Thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to zero in a very short interval of time. Thus the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder in a high jump athletic event. The athletes are made to fall either on on a cushioned bed और सैंड फ्लोर है ना. दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप. दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हैंस द फोर्स. ट्राई टू प्रॉपर हाउ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस है ना विद अ सिंगल ब्लो. ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर कह देंगे. ठीक है. अब अपन को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है. अपन को यहाँ पे कहता है कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो इक्वेशन अपन कहते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी कह देंगे. इसी को अपन टी को इधर ले आए तो एम वी माइनस एम यू. अगर फोर्स जीरो है तो भी यू के बराबर हो जाएगा. तो अपन यहाँ से कह सकते हो आप कि फॉर वट एवर टाइम t is taken, this means that the object will continue moving with uniform velocity u throughout the time t है ना. if u is 0 then v will also be 0. that is the object will remain at rest. ठीक है बच्चों. फिर इसके नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल सेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे.